होता क्या है? मैं क्योंकि अपने फ्यूचर तभी से मैंने फ्यूचर देखा। डार्क सर्कल्स को दूर कर, आम सेब में और ऑर्गेनिक सेब में क्या फर्क? ड्रेसिंग को बहुत सिंपल रखते हैं, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड। केमिकल्स का कितना इस्तेमाल? ब्लैक पहना होगा या उसने व्हाइट पहना होगा। भी सक्सेसफुल लोग थे ना, उनको मैं स्टडी करता रहता था। अस्सलामुअलैकुम, PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद PNY के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, अरोमा थेरेपी क्या चीज़ है, स्किन केयर का इलाज किस तरह मुमकिन है और हमारे इंसानी जिस्म में जितनी भी बीमारियां लाहक होती हैं उनका इलाज किस तरह जड़ी बूटियों से मुमकिन है, खुशबू से किस तरह मुमकिन है, इन तमाम की तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले अरोमा थेरेपिस्ट जो कि चेल्टन प्योर के CEO भी हैं, जिन्होंने चंद ही सालों में अपना दुनिया में नाम बनाया, अपने आप को ब्रांड बनाया और लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस डाल दी कि लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक फूड का अंदर रुझान जो है वो लोगों के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। जितने भी हमारे स्किन के रिलेटेड सवालात हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसाइल होते हैं उनके मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं, उन तमाम के तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है नजम मिजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक बहुत ही स्माइल आप दे रहे थे इंट्रो के दौरान, इस स्माइल का मतलब क्या है? नहीं, स्माइल का मेरा मतलब था कि आपने मतलब इतनी मेरी तारीफ़ कर दी जिसके हम इतने लायक नहीं है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आप माशाल्लाह आप भी एक बहुत काबिल खातून है, तो उस पर देख के बड़ी खुशी हो रही थी आप लोगों का काम देखे और आप लोगों के बाकी तारीफ के काबिल तो सर आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तारीफ कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि बेसिकली ऑर्गेनिक होता क्या है? जी, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जिसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो। यानी कि इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि यानी कि अगर आप कोई भी एक सेब है तो कैसे पता चलेगा कि ये एक आम सेब में और ऑर्गेनिक सेब में क्या फ़र्क होता है। एक आम सेब की जब काश्त होती है तो उसके साथ वो जो यूरिया है, खाद हैं, इस टाइप के और केमिकल स्प्रे किए जाते हैं। जब इस तरह के मामला किसी भी फसल के साथ किए जाएं तो वो नॉन ऑर्गेनिक कंसीडर होती है। वो एक तरह की नेचुरल में तो शायद वो आ सकता है लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं होता। ऑर्गेनिक में होता है कि जब भी आप कोई क्रॉप करें, कोई भी फसल हो, उसके ऊपर ना आपने कोई केमिकल स्प्रे करना है, ना ही आपने किसी तरह की कोई केमिकल खाद उसमें इस्तेमाल करनी है। आप स्प्रे कर सकते हैं, खाद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि नेचुरल स्प्रे करें और नेचुरल खाद इस्तेमाल करें तो वो चीज़ एज ए ऑर्गेनिक कंसीडर होगी। अच्छा, ये स्किन केयर में कौन कौन सी प्रोडक्ट आती हैं? जी, ऑर्गेनिक में स्किन केयर में ज़्यादातर इसमें ऑयल्स आते हैं, अरोमा थेरेपी के कुछ ऑयल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। आते तो सारे ही जो भी आम में भी रूटीन में जो नेचुरल के प्लांट्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, वो केमिकल बेस्ड भी होते हैं और ऑर्गेनिक में भी आते हैं। इसी तरह फलों में, सब्जियों में, हर तरह की फूड में भी बिल्कुल इसमें सारे हर कैटेगरी इसमें आती है। शहद में भी होता है कि कुछ नॉन ऑर्गेनिक शहद होते हैं, कुछ फार्म के शहद होते हैं और कुछ नेचुरल जिसे वाइल्ड आप जंगली शहद कहते हैं, कुछ उस टाइप की कैटेगरी भी इसमें आती है। अरोमा थेरेपी है क्या? जी, अरोमा थेरेपी जो एरोमेटिक ऑयल्स के थ्रू जो इलाज हम करते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है वो अरोमा थेरेपी में आता है। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, महक और थेरेपी ट्रीटमेंट। तो खुशबू महक के थ्रू जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अरोमा थेरेपी में कंसीडर की जाती है। उसमें बड़े गुलाब का ऑयल है जो कि मूड को इन्हांस करने के लिए यूज़ होती है। लेवेंडर है वो नींद के लिए यूज़ होती है। यूकलिप्टस जिसको आप उर्दू में सफ़ेदा कहते हैं, वो सांस के मसले मसाइल हों तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज किया जाता है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान उसका इलाज है। आपने जस्ट उन तेलों को सिर्फ स्मेल करनी होती है, इनहेल करना होता है और आपके जितने भी मसले मसाइल है वो ठीक हो जाते हैं। मतलब खुशबू से इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल, इलाज है, सदियों से होता हुआ आ रहा है। इब्न सीना, बोले सीना जो थे उन्होंने ये इलाज मुतारिफ कराया था। उसके बाद ये होता है, इजिप्शियन ने 5000 साल पुराने वो इसको यूज़ करते थे, किताबों में इसका जिक्र आया है। अच्छा, ये केमिकल्स का कितना इस्तेमाल करते हैं? लेकिन होती ही तो है ऑर्गेनिक ही हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी दिमाग है, इनके अंदर ये होता है कि केमिकल होते हैं, ये होता है, वो होता है। आपके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर कितना केमिकल होता है? देखिए जी, हमारा तो एक 100% नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड है। केमिकल प्रोडक्ट तो, केमिकल इंग्रेडिएंट तो हम कोई यूज़ ही नहीं करते। अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हम उसे यूज़ कर भी लें तो उसको फिर हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव डलते हैं, सोडियम बेंजोएट, वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। इस टाइप का अगर कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसको हम मेंशन कर देते हैं, लेकिन वो भी केमिकल में कंसिडर नहीं होते। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर भी 1% कोई केमिकल इन्वॉल्व है तो वो प्रोडक्ट केमिकल नहीं कंसिडर होता, वो नेचुरल और प्योर कैटेगरी में तो आ जाता है। हाँ, वो ऑर्गेनिक में नहीं आता लेकिन वो फिर भी एज ए 100% के लिए कह सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल स्मेल के लिए या कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जिसकी शेल्फ लाइफ ज़रा बढ़ जाए। जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो अपनी दही, उनकी पैकेट वाली दही आती है तो उसमें वो सोडियम बेंजोएट ऐड करते हैं, लेकिन वो 0.5% ऐड करते हैं। इतना कम है कि वो कभी कभार लेबल पे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं होती। तो इतना बहुत तो जो है ना वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ कर देती है इतनी परसेंटेज में केमिकल। अच्छा, ये आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास?
जी, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जो है इंग्लिश में इसको कहते हैं लोटस सीड और उर्दू में इसको कहते हैं फूल मखाना। तो वो एक फुल ऑफ एनर्जी का एक पाउडर है, वो आप यूज़ करें, उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। ये बच्चों में जो अक्सर आपने देखा कुछ ब्रांड्स के वो बोनविटामिन टाइप कुछ इंग्रेडिएंट्स बच्चों को खिलाते हैं ताकि उनकी एनर्जी और आयरन की डेफिशिएंसी जो है ना वो कंप्लीट हो सके। उसके लिए जो है ना फूल मखाना का यूज़ करें। और फिर एक और आता है कुछ बच्चों में खास तौर पर ना ग्लूटन का इशू होता है। ग्लूटन क्या होता है, गंदम में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम ग्लूटन है, जिसकी वजह से इशूज़ आते हैं और बच्चों में आयरन नहीं बनता। तो ग्लूटन फ्री प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, उसमें बकवीट आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। या जैसे मैं फूल मखाने का जिक्र कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ा अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। अच्छा, वैसे एक सवाल है मेरा, बायो में कितने अच्छे थे आप? क्योंकि ये वो सारी चीजें जो मैंने एफएससी में और मैट्रिक में पढ़ी है। जी, वो ये बायो वाकई सही कह रहे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। बायो में आपने बड़ी एक अच्छी बात की। मेरे वाकई बायो में जो ना मेरी तकरीबन कोई मतलब 90 के प्लस ही मार्क्स आते थे, 90 के समथिंग। तो बायो में बहुत अच्छा था। मैथ में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बायो में वाकई बहुत अच्छा था। मैथ में मैं भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए क्या आपके पास खुशबू होती है, कौन सी प्रोडक्ट? ब्लड प्रेशर ज़्यादातर हम अरोमा थेरेपी से ज़्यादा मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी सीड्स होते हैं ना ये आप कंज्यूम करें, जिसमें फ्लैक्स सीड उर्दू में जैसे आप कहते हैं अलसी का बीज, या ब्लैक सीड जिसको आप उर्दू में कहते हैं कलवंजी, या पंपकिन जिसको उर्दू में आप कहते हैं कद्दू के बीज। ये बीज आप कमी और ज्यादती उसी से जी कंट्रोल कर उसी से सकते हैं। वो असल में कंट्रोल रखता है। अगर जिनका लो ब्लड प्रेशर है या हाई का प्रेशर, ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा हैं, पेशेंट ज़्यादा है, लोगों का बहुत कम ही होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लोगों, खासतौर पर ये पुलिस के लोग या आर्मी से जिनका ताल्लुक है, या फिर आपके जो मीडिया के लोग हैं, उनमें ये डिजीजेज ज़्यादा है हाई ब्लड प्रेशर के, और स्ट्रेस एंजाइटी भी उनमें बहुत ज़्यादा है। तो वह उन लोगों को मैं जो होता है ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सीड्स का इस्तेमाल जो है ना बढ़ा लें, और उसको दही में मिक्स करके खा लें, खाने में खा लें, या स्मूथीज़ में, या जूस बना के उसका करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, बोन पेन का ना आजकल इशू बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। एक्सीडेंट लोगों के होते हैं, बोन पेन शुरू हो जाती है, फिसल जाते हैं तो बोन पेन शुरू हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है। जी, हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम इस पे काबू पा सकते हैं? जी देखें, जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी किसी भी किस्म का पेशेंट यूज़ कर सकता है, एक तो होता है जैतून और दूसरा है शहद। और शहद में भी जो बेरी का शहद है ना वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और दूसरा जो है जैतून, और तीसरा जो है कलवंजी। शहद की इकसाम में क्या? शहद की अक़साम में जो है ना वो जो वाइल्ड जंगली आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो अजवाइन का शहद होता है। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बेरी का, जो बेर का शहद होता है वो सबसे अच्छा शहद होता है हमारे रीजन के, हमारे लोगों के हिसाब से। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है जैतून, जिसको आप इंग्लिश में ऑलिव्स कहते हैं। आप जैतून का जो इंटेक है वो बढ़ा दें अपनी ज़िंदगी में, खासतौर पर सर्दियों में आपको पता है वैसे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। और जो कलवंजी है, ब्लैक सीड ऑयल, वो भी आप कोशिश करें कि सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो 1 चम्मच आप कलवंजी के तेल का पी लिया करें। दोपहर के टाइम जो होता है वो आप शहद का कंज्यूम कर लें, और रात के टाइम जो है 1 चम्मच जैतून का तेल पी के आप सोचें तो बोन की मजबूती तो ये मजबूत के effective जितने भी इस तरह के मसले मसाइल होंगे, बोन के अलावा भी नींद के भी अगर कोई मसले हैं या डाइजेशन का कोई इशू है, तो वो सारे के मसले आपके कवर हो जाएंगे। मतलब इन 3 इंग्रेडिएंट्स से आपकी पूरी बॉडी जो है वो फिट हो जाती है। शुगर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शुगर के हवाले से क्या चीज़ें हमारी? जी, शुगर के पेशेंट्स के लिए हमने रिसेंटली जो है ना, आपको पता है शुगर के पेशेंट्स को मीठा तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, उनको हम रिकमेंड करते हैं जो कड़वी चीज़ हो। उसमें जो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है वो है करेला। तो हमने क्या किया, करेले का जो पाउडर है वो हमने उसको ड्राई किया, उसके बाद उसको फिर हमने उसका पाउडर बना के, तो करेला पाउडर हम सेल कर रहे हैं, उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया है। तो जितने भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक उनका शुगर जो है कंट्रोल में हो रहा है इंशाल्लाह। ओल्ड एज वाले भी हैं, जो कम एज वाले भी। मेरी एक दोस्त है 22 एज है उसकी, उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला है, वो भी यूज़ कर सकती है? वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं। हर एक देखिए, डायबिटिक का तो कोई किसी एज ग्रुप का भी हो, डायबिटिक तो डायबिटिक है, उसका सोल्यूशन एक ही है। तो उसके लिए जो ना करेला पाउडर उनको कहेंगे, आप रिकमेंड करेंगे वो यूज़ करना शुरू कर दें, और उसका पाउडर मिलता है, ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है, और उसको आप दही में मुख्तलिफ चीज़ों में आप इस्तेमाल करके उसका पाउडर बना लें। हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा है मर्दों में, बच्चों में, खवातीन में। इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? हेयर फॉल के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो है रेड ऑनियन हेयर ऑयल, वो आपको जो आपने मुझे भी रेकमेंड किया। जी, जो मैंने आपको भी रिकमेंड किया, रेड ऑनियन, वो आप यूज़ करें। और दूसरा उसका शैम्पू जो है फेनिग्रीक एंड ब्लैक सीड का शैम्पू है, यानी कि मेथी का एक बना हुआ शैम्पू, वो भी ऑर्गेनिक शैम्पू। वो भी ऑर्गेनिक शैम्पू, हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं। तो उसमें आप वो रेड ऑनियन हेयर ऑयल वो यूज़ कर सकती हैं, और साथ फेनिग्रीक एंड ब्लैक सीड का शैम्पू है वो आप यूज़ करें, तो काफ़ी हद तक आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। हेयर डैंड्रफ के लिए क्या चीज़ें? हेयर डैंड्रफ के लिए जो है कैस्टर ऑयल, जिसको उर्दू में आप कहते हैं अरंडी का तेल, वो आप कंज्यूम करें, वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो काफ़ी हद तक जो आपकी डैंड्रफ है वो कंट्रोल में रहती है। अच्छा, ये
डार्क सर्कल्स जो हैं बच्चों के अंदर भी बड़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे टीनेजर्स के मोबाइल यूज़ कर करके, इनके लिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट होगी कि जो मतलब जागते भी रहें, क्योंकि आजकल हमारे पास गैजेट्स इतने इतने आगे कि जो हमें रात भर जगाते हैं, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन इन डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? जी, डार्क सर्कल्स के लिए जो है ना विटामिन ई मैं रिकमेंड करता हूँ। विटामिन ई जो होता है वो आपके जितने भी स्किन में इश्यूज होते हैं, स्किन में ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, जिसकी वजह से विटामिन ई ऑयल, अगर विटामिन ई ऑयल आपको कहीं से नहीं मिल रहा, फिर जो आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, वो आप लगा सकते हैं अपनी स्किन पे, क्योंकि उसमें भी 70 से 80% विटामिन ई ही होता है उसके अंदर। जो आलमंड ऑयल है आप वो यूज़ कर लें। अगर आपको विटामिन ई ऑयल कहीं से मिल जाए तो वो तो उससे भी ज़बरदस्त है। ये स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनके लिए क्या चीज़ें होंगी? डार्क स्पॉट्स के लिए, एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए जो है ना, जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो है इन सारे स्किन के मसलों को जो है ख़त्म कर देता है। डार्क स्पॉट्स ये होता है कि जब डेड स्किन होती है, डेड स्किन के बाद वो एक बड़ी, उसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है, एक साइंस है, वो डेड स्किन ही कन्वर्ट हो जाती है आपके डार्क स्पॉट्स में। तो उसके लिए जो है ना टी ट्री ऑयल सबसे बेस्ट है, वो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को। और स्किन ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, इन दोनों स्किन्स के लिए क्या चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है? जो ऑयली स्किन है उसके लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो एलोवेरा है, एलोवेरा जेल जो है वो स्किन पे लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन पहले बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ज़्यादा उस पर ऑयल नहीं लगा सकते। तो उनके लिए जो ऑयली स्किन है उनके लिए तो एलोवेरा जेल है, और जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए जो है आलमंड ऑयल है, और जो जोजोबा या जिसे होहोबा भी कहते हैं वो ऑयल आपको यूज़ कर लें, स्किन पे लगा लें तो ड्राइनेस काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाती है। और कभी कभार अगर आप उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करें 2-3 महीने, तो वो स्किन का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ड्राइनेस फिर होती ही नहीं कभी। अच्छा, सही। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी फ्रेश स्किन नहीं होती, मतलब सोते भी वो पूरा है, खाना भी सही खाते हैं, उनकी टाइमिंग भी सारा कुछ ठीक है, लेकिन उनकी फ्रेश स्किन नहीं होती, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़? उनको चाहिए स्किन रिपेयरिंग, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। स्किन रिपेयरिंग में जो वो है चिया सीड ऑयल जो है वो यूज़ स्किन पे लगा लें, और इसके अलावा जो है वो एप्रिकॉट ऑयल, जिसे आप खुबानी का तेल कहते हैं, वो क्या करता है, स्किन को रिफ्रेश करता है, एक नई स्किन लेके आता है। स्किन की जो सोई रहती है वो फ्रेश हो जाती है, वो फ्रेश हो जाती है। या उससे भी एक बहुत अच्छा ऑयल है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसे सीबकथॉर्न कहते हैं। सीबकथॉर्न में ओमेगा 7 होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव ऑयल है, अगर कोई जो अफोर्ड करना चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज करके यूज़ कर ले, क्योंकि ये वाहिद ऑयल है जिसमें ओमेगा 7 है। ओमेगा 7 2 ऑयल्स में होता है, एक होता है फिश ऑयल में और प्लांट में ये होता है सीबकथॉर्न में। लेकिन फिश ऑयल की ना ज़रा स्मेल अनोइंग होती है, तो बहुत से लोग यूज़ नहीं करना चाहते कि यार वो मछली की अजीब सी स्मेल आती है उसमें से, ऑफकोर्स वो एक फिश का ऑयल है। तो अगर प्लांट बेस्ड चले जाएं जिसकी स्मेल नहीं है, तो वो सीबकथॉर्न है, उसमें ओमेगा 7 होता है। रेंज कितनी तक होती है ये आई थिंक इसकी जो 50 ml की बोतल है वो तकरीबन कोई 5000 की रेंज में आपको मिलेगी, लेकिन वो बड़े चल जाती है, यानी 2-3 महीने आपके निकल जाती हैं। ओमेगा 7 क्या करता है, ये आपकी स्किन को, मतलब समझे कि जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, हमारी स्किन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो आपने देखा होगा अक्सर लोग स्किन पे स्टीम ले रहे होते हैं, वो क्यों, समझे कि वो स्किन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो ये क्या होता है, इस ऑयल में ओमेगा 7 है और वो आपकी स्किन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करता है। जब स्किन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है तो स्किन वैसे भी ठीक रहती है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भूखे रह के मोटे हो जाते हैं जी, उनके लिए क्या? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खा खा के मोटे हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही लॉकडाउन में मोटे हो गए हैं। तो देखें उसके जो वेट के जो इश्यूज होते हैं, उसमें अगर ऐसे बंदा है जो ज़्यादा डाइट कर रहा है, ज़्यादा खाना खा रहा है और उसका वेट गेन हो रहा है, तो उसके लिए तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो चिया सीड कंज्यूम करें। चिया सीड का तरीक़ेकार ये कि रात को आपने 1 चम्मच पानी में भिगो के रख देना, सुबह आपने निहार मुँह पानी भी पी लेना और चिया सीड भी कंज्यूम कर लेना। उससे कि उसकी टेक्निक क्या है, उसके ये होगा कि जब आप वो कंज्यूम कर लेंगे तो सारा दिन आपको ऐसे फील होगा जैसे कि आपका पेट भरा हुआ है, यानी कि आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी तो आप कम खाएंगे, जब आप कम खाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वेट कंट्रोल रहेगा। उसके पीछे जो है टेक्निक ये है। और जो लोग ऐसे हैं कि जो अपना जो वेट है वो लॉस करना चाह रहे हैं, गेन नहीं करना चाह रहे, तो वेट लॉस में तो चिया सीड आप यूज़ करें। जो अगर वेट गेन करना चाह रहे हैं उसमें मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो फूल मखाना था 1 चम्मच उसका ले लें, 1 चम्मच आप जो है मोरिंगा पाउडर का ले लें, और 1 चम्मच जो है आप कमरकस ले लें, जिसको इंग्लिश में पलाश कहते हैं, उर्दू में कमरकस। एक कप मिक्स करके जो है ना आप दूध में मिक्स करके आप इसे पी लें। कमरकस तो वो वही है ना जो कमर की ये होती उसके लिए होती है, लेकिन ये एनर्जी के लिए भी यूज़ होती है। यानी मोरिंगा के साथ, फूल मखाना के साथ, कमरकस के साथ ये बहुत अच्छी वर्क करती है। उसमें होता है काफ़ी लोगों जिनको मैंने दिए हैं तो विद इन मतलब मंथ मुझे उन्होंने रिजल्ट दिए हैं कि हमारा जो है ना वजन अब बढ़ना शुरू हो। बहुत से लोगों का वजन बढ़ ही नहीं रहा था, इवन कि डाइट कंजम्पशन के बाद भी नहीं बढ़ रहा था।
तो उनको जब मैंने ये दिया तो उन्होंने कहा कि जी अब इससे काफ़ी हमारी बेहतरी आ रही है, लेकिन आगे जाके उन्होंने सिर्फ फिर वो मोरिंगा तक ही रह गए थे। तो एंड पे स्टार्टअप के लिए तो आपको ये मिक्स पाउडर यूज़ करना पड़ता है, आगे जाके जस्ट आप मोरिंगा पाउडर, जिसको उर्दू में आप स्वांजना कहते हैं, वो आप कंज्यूम करें तो भी काफ़ी हद तक वेट में उसमें इजाफा वेट होता है। लूज भी हो जाता है और तो increase करने में बिल्कुल इन दो का चिया सीड का जो होगा वो आपका वेट लॉस में होगा, मोरिंगा जो होगा वो वेट गेन में, यानी आपका वजन बढ़ा अच्छा, देगा। इतने सारे तेल जो आप बनाते हैं ये तैयार कैसे करते हैं? जी, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का दो ही मेथड होते हैं। एक होता है कोल्ड प्रेस, जिसमें आप तेल को प्रेस करते हैं, जैसे कि बादाम का तेल है या कलवंजी का है या अखरोट का या फिर खोपरे का, इस तेलों को प्रेस किया जाता है मशीन के थ्रू। कोल्ड प्रेस एक मशीन आती है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू वो प्रेसिंग करते जैसे हैं हम और लेमन को ऐसे करके बिल्कुल क्या स्क्वीज करते हैं, इस तरह वो प्रेस किया जाता है, उसका तेल निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि पत्ते हैं, आप पत्ते को जितनी मर्जी आप प्रेस करें उसमें से तेल नहीं निकलना। उसको तेल निकालने की टेक्निक क्या करते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन, उसको हम स्टीम करते हैं, फिर एक फनल से वो जाके उसके जब स्टीम क्रॉस होते हैं तो उसको फौरन ठंडा कर लेते हैं। जैसे ठंडा करते हैं तो उसमें से पानी और ऑयल सेपरेट हो जाता है, और आपको पता है पानी और तेल कभी आपस में मिक्स होते नहीं है, तो नीचे से हम पानी निकाल लेते हैं, ऊपर उसका ऑयल रह जाता है। तो ये टेक्निक है एसेंशियल ऑयल्स निकालने की। इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्या 80% लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट पे जाते हैं कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। देखें जी, ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी होती है। आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करें ना तो वो उसका तो साइड इफ़ेक्ट नुकसान होते हैं। तो नेचुरल के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा उस तरह के नुकसान नहीं है जिस तरह केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के होते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे भी तो शायद उस हिसाब से नहीं होंगे। और आप नेचुरल में अगर आप एतदाल रखें, हर चीज़ को एक लिमिट में कंज्यूम करें, यानी कि अगर किसी की एतदाल ज़रूरी है बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। अगर किसी का बताया कि जी आप मोरिंगा है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसके दिन में 2 चम्मच लें तो फिर आप 2 ही लें। अगर आप 5, 6, 7 चम्मच की तरफ चले जाएंगे तो ऑफकोर्स उसके तो फिर आपको साइड इफेक्ट नजर आएंगे। तो अगर एक लिमिट में जितना डब्बे के ऊपर पैकिंग में लेबलिंग के ऊपर मेंशन किया जाता है, या जितना डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इतने चम्मच इतनी डोजेज पर डे ले सकते हैं, उतना ही कंज्यूम करें, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट उसके हो सकते हैं। अच्छा, एंटी एजिंग क्रीमें लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं 30 के बाद जाके, उनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एंटी एजिंग क्रीम्स का तो मुझे नहीं आइडिया। ऑफकोर्स अगर केमिकल बेस्ड है तो आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका जो एक अगर उसका अल्टरनेट अभी आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो है रोज हिप ऑयल। रोज हिप सीड ऑयल एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, तो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस ऑयल है। और जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं उसमें असल में डला यही होता है, इसमें मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ये होता है, बाकी उन्होंने और चीज़ें डाल के उसको एक क्रीम बनाया होता है। तो रोज हिप ऑयल आप डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके वो यूज़ कर लें, मच बेटर कि आप कोई क्रीम यूज़ कर लें केमिकल बेनिफिट। अच्छा, ये वाइटनिंग और फेयरनेस क्रीमें जो हैं बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करती हैं, लेकिन आजकल जो है वो उसको उसी को ग्लोइंग का नाम दे दिया गया है। हमारे पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि स्किन को ग्लो करें? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो मुझसे वाइट है, मैं उससे अच्छा लगना चाहिए हूँ, मेरी शादी होने वाली है या मेरी मंगनी होने वाली है, मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, कॉलेज में जा रही हूँ, तो कलर को लेके लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो इसके मामले में हमारे पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को इस तरफ लेके आए कि भाई हमें ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और इससे हम बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, जो मार्केट में जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके तो बड़े साइड इफेक्ट हैं उसमें, तो क्योंकि वो मरकरी और लेड आपका यूज़ होता है। उनकी टेक्निक क्या होती है वाइट करने की या आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने की? वो क्या करते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर से एक लेयर को रिमूव कर देते हैं। आप जो अगर हमारी स्किन की और वो बाद में खराब हो वो तीन होता है, उसके बाद आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आपकी जो रगें वेन्स वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। उसकी टेक्निक ये है, उसके तो बड़े साइड इफेक्ट हैं और लॉन्ग टर्म में जाके वो स्किन कैंसर तक बन सकता है। तो वो मैं कभी भी किसी को भी रिकवर नहीं कर सकते। रिकवरिंग कोई नहीं होता। रिकवरिंग मतलब वो स्टेज गुजर चुकी होती है। रिकवरी की भी एक स्टेज होती है कि इस स्टेज पे आप रिकवर कर सकते हैं, वो रिकवरिंग स्टेज से भी गुजर के स्किन कैंसर बन चुका होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बड़ी सख्ती से लोगों को मना करता हूँ कि वाइटनिंग प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा मत जाएं। अगर जाएं भी तो कोई नेचुरल वे ढूंढें बनिस्बत केमिकल की तरफ। लेड और मरकरी एक दो इंग्रेडिएंट उसमें डाले जाते हैं जो कि बड़े ही हार्मफुल हैं। तो नेचुरल में लोग मुझसे फिर पूछ लेते हैं कि जी कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो है कर सकते हैं। तो एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि इसका जो पर केजी है आई थिंक कोई 7 से 8 लाख रुपए का पर केजी है, लेकिन डलता बहुत कम ही है क्रीमों में। तो आप ऐसा प्रोडक्ट लें जिसके अंदर ग्लूटाथियोन हो। तो ग्लूटाथियोन जो है काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर कर देता है, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है ना, इट्स मीन कि उसमें केमिकल है। नेचुरल का जो साइकी है, नेचुरल की जो साइंस है वो ये है कि इसका रिजल्ट काफ़ी अरसे के बाद आता है, लेकिन होता फिर आगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो कहते हैं ना 2 मिनट में रंग गोरा करें, इंजेक्शन लगवाएं, ये सब गलत है। बिल्कुल, ये केमिकल बेस्ड होते हैं। ये बिल्कुल मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। आप कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से बाय करें तो उसकी लेबलिंग पे पढ़ लें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से। अगर उसमें लेड मरकरी हो तो आपने कभी भी नहीं लेनी, और अगर उसमें ग्लूटाथियोन का वर्ड जिक्र आया हो तो इट्स मीन कि वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड में रखना है कि उसका भी रिजल्ट आपको 4-5 महीने
4-5 महीने के बाद जाके आपको फील होगा। जितनी भी ब्राइडल्स हैं 4-5 महीने पहले क्रीम लेना शुरू करते हैं। अच्छा सर, हमने सारी की सारी डिजीजेस पे बात कर ली। आप खुद एक डॉक्टर, मैं तो आपको डॉक्टर ही कहूँगी क्योंकि आप खुद मतलब ईच एंड एवरीथिंग पे इतनी ज़्यादा ग्रिप है, हर चीज़ का बहुत ही जनरल नॉलेज बहुत आला है, इतनी एक एक चीज़ का इस कदर पता है, मतलब माइक्रो नैनो पॉइंट तक पता है। तो मैं तो आपको डॉक्टर ही कहूँगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया? जी, बिज़नेस तो मेरा देखें, मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने एफसी यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद यूएमटी से मैंने एमबीए आईएएस किया। तो मैंने करना तो बिज़नेस ही था क्योंकि मैं था उसी आईटी की फील्ड में। तो इसमें पहले जो थी मेरी एक आईटी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हम काम करते थे। तो जब सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का हम काम करते थे तो बाहर जो मेरे क्लाइंट्स थे तो वो अक्सर मुझसे ना पाकिस्तान से कुछ नेचुरल चीज़ें मंगवाया करते थे। वो अक्सर कहते थे कि मुझे हमारे लिए शहद भेज दें, ये चीज़ें भेज दें। तो वो करते 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 वो जब उसका फीडबैक इतना अच्छा आया मुझे बाहर से, मोटिवेशन वहीं से मिली। जब गौरव ने उसको इतना पसंद किया, उन्होंने कहा कि जी क्या क्वालिटी है और क्या ज़बरदस्त की बात है। यानी कि मेरे बिजनेस मुझे इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा जितने मैं उनको गिफ्ट भेज रहा था, वहाँ से जो मुझे अर्निंग आ रही थी वो मेरी कंपनी से ज़्यादा अर्निंग थी। तो फिर मुझे लगा था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बजाय, और मेरा वहाँ पे दिल भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था आईटी में, तो मुझे था कि मैं फिर ऑर्गेनिक की तरफ आ जाऊँ क्योंकि मैं बंदा खुद भी ऑर्गेनिक हूँ, मैं खुद भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करता था। तो इसलिए फिर इस तरह फिर मैं करके ऑर्गेनिक के बिजनेस में आया। कितने साल हो गए हैं? ये 2014-15 में हमने स्टार्ट किया था। 6 साल के आसपास का ड्यूरेशन हो गई है। लेकिन शुरू में 2 साल 2.5 साल तो हमें बड़े स्ट्रगल में थे। तब तो हमारी को इतनी सेल नहीं थी और मार्केट बनाना बड़ा मुश्किल था। फर्स्ट अर्निंग कितनी थी? फर्स्ट अर्निंग जो पहले मतलब देखिए, पहले तो 1 साल तो हम लॉस में थे, वो तो मतलब माइनस में ही थे। पहला साल हमारा लॉस में था, उसका अगला जो साल था वो हमारा ब्रेक इवन में था। फिर तीसरे साल में जाके फिर हम प्रॉफिट में आए थे। तो पहला जो प्रॉफिट आया था आई थिंक कोई 7-8 हज़ार होगा पर मंथ जो प्रॉफिट आया था। यानी पहले 1 साल हमने पूरा लॉस किया, उसके बाद 1 साल फिर ब्रेक इवन पे हम गए। फिर अगले साल जाके फिर वो जो पहले महीने का था वो 6-7 हज़ार रुपये का फिर प्रॉफिट था। तो ये कि क्योंकि उसकी रीज़न ये थी क्योंकि मार्केट नहीं थी। हम लोगों को ऑर्गेनिक के बारे में बताते थे कि यार ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। लोगों के अंदर रुझान ही अब बढ़ना शुरू, रुझान अब बढ़ना, इससे पहले था ही नहीं। तो लोग कहते हैं भाई ऑर्गेनिक क्या होता है, लोगों को तो मतलब ऑर्गेनिक की मीनिंग नहीं पता था। फिर मैं आगे कहता जी मैं अरोमा थेरेपी हूँ, खुशबू से इलाज करते हैं, तो वो बातें उनके ऊपर से गुजर जाती थी। वो कहते हैं मतलब समझ नहीं आ रहा कि आप करते वो क्या। लोगों को फेक लगता है तो ना? लोगों को फेक लगता था बाद में, इसलिए फिर मैंने जो है ना, अक्सर लोग तो मुझ पर बिलीव नहीं करते थे, तो मैं तंग आके ना फिर मैंने सर्टिफिकेशन ले ली। मतलब जब मैं बाहर से फिर मैंने देखा कि कहाँ पे इसकी सर्टिफिकेशन हो रही है, तो उनको मैंने अप्रोच किया, फिर उनको मैंने कॉल की, फिर मैंने कहा कि मुझे जो है ना ये कोर्स करना है। हालांकि मुझे आती थी चीज़ें, और उनसे मैंने फिर उनको टेस्ट दिया, फिर उन्होंने सर्टिफिकेशन दी, जो मैंने सर्टिफिकेशन यहाँ पे लगा भी दी है। तो ये होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फिर आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इस तरह मेरा ये फिर बिजनेस का बना। फिर मैंने बाहर भी जर्मनी में जाना शुरू हुआ, फिर यूके में भी काफ़ी अभी भी जा रहा है, यूएस में जाना शुरू हुआ। जब वहाँ से फीडबैक आया तो मुझे लगा कि नहीं ये काम चल सकता है और एक अच्छा काम है, और मेरी एक्सपर्टीज़ भी थी। मैं क्योंकि 4-5 साल मैंने लगाए इसकी स्टडीज़ के ऊपर, इसको काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा है, नॉलेज इकट्ठा किया है। तो मुझे था कि मेरी एक्सपर्टीज़ भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो ऑफ कोर्स ये मार्केट में निकलेगा और ये बिज़नेस चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल है। और चिल्तन प्योर जो है अपनी डोमेन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे सक्सेसफुल कंपनी है ऑर्गेनिक के अंदर, और हम जा रहे हैं अच्छे। कितना कमा लेते हैं? हमारी जो सेल है वो हर इंसान का ये सवाल होता है। तो हमारी जो देखिए हम इसका डिजिट नहीं बताने, वैसे बताना है। इसके आप अंदाजा ऐसे लगा लें कि 100 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, और आप सोचें कि वो 4 हमारे ऑफिस हैं, तो उनका सब की सैलरीज है, एक्सपेंस, तो कोई बंदा भी अंदाज़ा लगा सकता है जिसके 100 लोगों का सेटअप हो, 100 लोगों की कंपनी हो और 4 उसके ऑफिस हों, तो वो आइडिया लगा सकता है कि कितनी अर्निंग हो सकती है। कितनी अर्निंग हो सकती है। अपनी कोई स्टोरी सुना दें कि स्टार्ट कहाँ से किया, क्या थे आप, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह एक अच्छे बिजनेसमैन। जी, मेरा असल में ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है। मैं वहाँ से आया था यहाँ स्टडी करने के लिए। तो जब यहाँ स्टडीज़ की तो काफ़ी लोगों के जब स्टडीज़ कंप्लीट हो गए तो वापस कोयटा चले गए। तो मुझे था कि भाई हम तो देखें बाहर से आए हैं, स्ट्रगलर्स हैं, मेहनत करने आए, तो मुझे मेरे वैसे भी लाहौर एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर बसा देती है। वो लास्ट टाइम मेरे एक हसीब साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी ये पूछा कि आप लाहौर की रंगीनियों से, रोशनियों से कैसे बचे रहे। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं जो ना, मैंने अपना सर्कल बहुत लिमिटेड रखा। वो बड़ा मशहूर था कि एक शेर है, एक लाइन है कि कम दोस्त रखे पर लाजवाब रखे। तो मैंने अपनी जो सर्कल था बड़ा लिमिट रखा, बड़े लिमिटेड से मैंने दोस्त रखे, और बस मुझे था कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ यहाँ पे वो सैर व तफरी करने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो वो मेरे माइंड में होता तो मैंने बड़े कंट्रोल इन्वायरमेंट में मैं रहा हूँ, कंट्रोल लोगों में रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने सिर्फ मेहनत की यहाँ पे आके, जॉब का मेरे माइंड में कोई था नहीं। मैंने कहा हॉस्टल के दोस्त भी छेड़ते होंगे भाई। जी, ज़ाहिर सी बात नहीं, वो उनसे तो मैं तो कभी इसलिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा ही नहीं, मैंने बाहरी हॉस्टल लिया हुआ था ताकि मैं ज़रा सेफ रहूँ ऐसे माहौल से, ऐसे इन्वायरमेंट से। ऑफ कोर्स आप एक नए अनजान शहर में होते हैं और फिर अकेले होते हैं,
थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि कहीं इधर उधर बैग ना जाए। तो उस डर की वजह से मैंने फिर जो ना यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, मैं बाहर ही मैंने एक हॉस्टल ले लिया। ऑफ कोर्स मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने रहा अपने फ्यूचर के लिए। मैं क्योंकि अपना फ्यूचर तभी से मैंने फ्यूचर देख रहा था कि मैंने कोई एक इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो उस चीज़ के लिए मैं जितने भी सक्सेसफुल लोग थे ना उनको मैं स्टडी करता रहता था कि जो जितने भी दुनिया के बड़े सक्सेसफुल इनका लाइफस्टाइल क्या रहा है, किस तरह रहे हैं, क्या इन्होंने अकेले काम रहा है, ये सर्कल में रहे। रिसर्च बहुत पहले से करते हैं। रिसर्च तो मैं शुरू से देखिए स्टार्ट में रिसर्च करता था कि सक्सेसफुल होता क्या है, सक्सेस की मीनिंग क्या है। पहले 2 महीने तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन गूगल पे जाके देखता था कि सक्सेस बोलते हैं किसको, कैसे पता चलेगा कि बंदा सक्सेसफुल है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर देखी। फिर देखा कि कौन कौन लोग सक्सेसफुल है, फिर उनके तो बारे फिर में क्या समझ आई उस डेफिनेशन? जी सक्सेस की डेफिनेशन मुझे ये जितने भी मैंने लोगों की पढ़ी कि उनके माइंड में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो उनका एक ही था कि जो आप काम कर रहे हैं अगर आप उसमें नंबर 1 है, यानी कि इवन कि अगर एक रेडी वाला भी अगर रेडी लगाता है और उस पूरे एरिया में सबसे बड़ी रेडी और सबसे सक्सेसफुल रेडी उसकी है, तो वो सक्सेसफुल बंदा है। दिल मुतमईन है, दिल मुतमईन है, ज़मीर मुतमईन है कि ये मेरा काम है और मैं इस पे पैशनेट हूँ, मुझे इसका शौक है और मैं उस अपनी डोमेन फील्ड में नंबर 1 हूँ, तो आप सक्सेसफुल हैं। यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्या रेडी वाला भी सक्सेसफुल है? ऑफ कोर्स रेडी वाला भी सक्सेसफुल है, एक शर्त पे, अगर वो जो उस पर काम कर रहा है, जो चीज़ वो उस पर बेच रहा है, अगर उसका दिल मुतमईन है और वो अपनी डोमेन में अपनी फील्ड में नंबर 1 है, हाँ, तो वो और अच्छे नीयत से और अच्छा काम कर रहा है, साफ़ सुथरा काम कर रहा है और उसमें नंबर 1 है, तो वो बंदा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होने के लिए ये नहीं है कि जैसे फॉर मैं हूँ तो अगर मैं मियां मंशा को क्रॉस कर दूँ या मलिक रियाज करूँ तब मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं भी सक्सेसफुल बंदा हूँ। नजर उधर भी है अभी। हाँ, अभी भी है, वहाँ तक है कि हम भी इतने बड़े बिजनेसमैन बने। ऑफ कोर्स उनको भी मैं स्टडी करता रहता हूँ, जितने भी ये पाकिस्तान के भी या इंटरनेशनल जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको मैं कंटिन्यू स्टडी करता रहता हूँ कि इनकी कौन सी आदत हैं। इवन कि मैं इतना भी नोट करता था कि लोग सोते कब हैं, ये जागते कब हैं, मतलब इतने तक मुझे होता था। जैसे एलन मस्क है, हाँ, वो होती थी कि यार ये लोग सोते क्या हैं, खाना कैसे खाते हैं, डाइट कैसे होता है, कितनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, क्या खाते हैं, क्या मीटिंग से भी मुतालिक मुझे काफ़ी अच्छी मिली। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करता था, तो उन्होंने जब मैंने उनका देखा तो वो तो मीटिंग्स करते नहीं थे। वो कहते हैं मीटिंग्स जो है ना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप उनसे मीटिंग जिनसे आप काम है, वरना डेली तो आपको 100 लोग मिलने आ सकते हैं, ये नहीं कि आप 100 लोगों को टाइम दें। तो ये सारी चीज़ें जो मैं गलत करता, मुझे लगा था नहीं लोगों से मिलेंगे, मीटिंग्स होंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप मीटिंग्स के लिए भी उन्होंने एक बंदे रखे हुए थे जो सिर्फ उनकी मीटिंग्स करते थे और उनको सिर्फ रिजल्ट पता था कि ये लोग आए थे, ये मीटिंग, और उन्होंने ये बात की, कंक्लूजन 2 मिनट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि अच्छा यार इसको इस तरह किया जाता है, ड्रेसिंग के हिसाब से कि किस तरह कितनी ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, ब्रांड कौन सा पहनते हैं। हाँ, ब्रांड वो अच्छा मुझे तो लगता था कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं शायद ये बहुत बड़े ब्रांड्स पहनते होंगे। बाद में पता चला था कि उनके जो कबर्ड होती है उसमें सिर्फ उनकी एक शर्ट और एक ट्राउजर उनके पास होता है, यानी कि वो ड्रेसिंग को बहुत सिंपल रखते हैं। आप बिल गेट्स को देख लें, मार्क जुकरबर्ग को देख लें, उन पर 3 शर्टें 3 ट्राउजर है, मतलब फेसबुक वो मतलब दुनिया का चौथा बेहतरीन आदमी है, क्योंकि वो कहते हैं कि ड्रेसिंग में हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अब हम सुबह उठते हैं, हम पूरा 1 घंटा हमारे ड्रेसिंग पे लगता है कि मैंने कौन शर्ट पहनी है, कौन सा टाई पहनी है, कौन सा ट्राउजर पहने है, किस तरह करें। तो उन्होंने कहा था कि कोशिश करें कि आप सिंपल जो है ड्रेसिंग रखें, अगर और 2 ही कलर चूज करें, ब्लैक एंड व्हाइट। आप इवन कि बिल गेट्स को भी आप गूगल पे सर्च करें, या उसने ब्लैक पहना होगा या उसने व्हाइट पहना होगा। मार्क जुकरबर्ग भी देखिए कि वही ब्लू कलर की उसकी जीन्स है और ग्रे कलर की उसकी शर्ट है। आपके कबर्ड में कितने कपड़े हैं? मेरे पास 7-8 जोड़े, लेकिन वो 7-8 या ब्लैक है या व्हाइट है, तो इससे ज्यादा कलर। आपने ये शर्ट ये आज सिर्फ मैंने वैसे पहले किसी ने मुझे गिफ्ट की, तो मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन करूंगा, मुझे था कि आप कहेंगे आपने ये कलर की पहना है, लेकिन ये वो ब्लैक होता है या फिर वो व्हाइट होती है। तो ये सारी चीज़ होती है कि ड्रेसिंग को इतना सिंपल रखेंगे वो ताकि वो आपका उसमें टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि हम एक उस तरह के वो मीडिया ड्रेसिंग पे जब आपकी पर्सनालिटी बन जाती है तो फिर ड्रेसिंग के भी अच्छा देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो शायद उस पर ड्रेसिंग इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप एक मीडिया पर्सन है, आप एक शोबिज की है या सेलिब्रिटी है, अगर आपकी वो फील्ड है ऑफकोर्स उसमें तो आपको ड्रेसिंग रखनी पड़ती है। लेकिन बिजनेसमैन की ड्रेसिंग पे उसके काम का कोई इफेक्ट नहीं आता। एक मीडिया पर्सन है उसके काम पे उसके ड्रेसिंग का इफेक्ट आता है, उनके लिए ठीक है, मैं उनको ये हर किसी को नहीं कह रहा, लेकिन जिसका जैसे एक बिजनेसमैन है या कोई एक टीचर है किसी का प्रोफेसर का, तो उसके लिए मुझे लगता है ड्रेसिंग मैटर करती है। आपने जाके उसको स्किल देना है, आप काम उसको नॉलेज देना होता है। लेकिन मीडिया के लोगों को होता है वो लोगों को इंप्रेस करना होता है अपनी पर्सनैलिटी से। मीडिया के लोग हैं या शोबिस के लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये कर सकते हैं। बिजनेसमैन को मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम उन्हें ड्रेसिंग को देना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मैंने सीखी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से कि ये कहाँ कहाँ अपना टाइम सेव कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग थे, जो एक चीज़ मैंने इनको नोट की थी, ये एज ए बिजनेस के लिए अगर कोई मुझे सुन रहा हो बिजनेसमैन, तो उसके लिए ये है कि वो ज़्यादातर अपना टाइम अपनी मार्केटिंग को और अपनी इनोवेशन को दे देते। तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि मेरा ज़्यादातर जो टाइम है मेरी कंपनी में ज़्यादा मार्केटिंग वालों के साथ होती है, कोलैबोरेशन के देखने के क्या कर रहे हैं, कितना उन्होंने काम किया, मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट है उसे मैं देखता रहता हूँ। और जो इनोवेशन में जो नए नए हमारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं उनको मैं देखता रहता हूँ कि भाई अब कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें इनोवेशन क्या है। यानी कि जैसे अगर हम सिंपल गुड़ भी अगर हम लॉन्च करते हैं ना, तो हम सिंपल गुड़ नहीं लॉन्च करते, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई इनोवेशन लेके आए, यानी कि इसमें चॉकलेट डाल दें।
तो चॉकलेट गुड़ लो, Creativity हाँ से- क्रिएटिविटी नो, आपकी उसमें एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, आपका गुड़ दूसरे गुड़ से मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी अच्छा, हैं। काम से मोहब्बत तो आपकी नजर आ रही है, कभी इंसान से मोहब्बत करने का मौका मिला? जी, इंसानों से भी देखें, जब आपको काम से मोहब्बत होती है इंसानों से नहीं, सिर्फ एक इंसान नहीं, से। एक इंसान, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, तो मोहब्बत तो सिर्फ अपनी वाइफ से ही फिलहाल मैं कर रहा हूँ। तो नहीं, वाइफ से पहले की बात। नहीं, पहले तो मैंने कहा ना, मैं बड़े स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहा हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर खुद सख्ती की हुई थी, तो बड़े स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहा हूँ मैंने। अपने आप से मोहब्बत करके अपने आप को प्रूव किया। हाँ, जाहिर सी बात है, अपने सबसे देखिए, मोहब्बत करने का पहला असूल ये कि आप सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें। जब आपको अपने आप से मोहब्बत होगी तो उसके बाद ही आप किसी और से मोहब्बत कर सकेंगे ना, क्योंकि जब इंसान को अपने से मोहब्बत होती है तब वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है, तब वो अपने काम पे भी तवज्जो देता है। जब बंदा अपने ऊपर जो तवज्जो नहीं दे सकता, वो किसी दूसरे के ऊपर क्या तवज्जो देगा? क्या तवज्जो तो दे। ये सारी चीज़ें होती है कि सबसे पहले आपको अपने आप से मोहब्बत करनी पड़े। जब आपको अपने आप से मोहब्बत, जैसे वर्ड यूज़ करते हैं कि अपने आप से मोहब्बत करने की तमीज़ आ जाती है, फिर आप किसी दूसरे से मोहब्बत कर किसी सकते दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हैं। ये अच्छा, बहन भाई इंस्पायर होते हैं, दुनिया तो होती है आपसे, बहन भाई कितने इंस्पायर हैं आपसे? जी, बहन भाई भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं, और बल्कि मेरी जो प्रमोशन है, मार्केटिंग, शायद मैं खुद इतना नहीं कर जितनी मेरे बहन भाई कर रहे होते हैं। वो लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं इवेंट पे, पार्टीज पे, फंक्शन पे, तो अगर कहीं पे भी कोई ऑर्गेनिक की, नेचुरल की या स्किन की या फूड की कोई बात छिड़ जाए, तो सबसे पहले वो मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं। ये नहीं बताते कि मेरा भाई है, बस उनको जो है ना नेटिव स्टाइल में मार्केटिंग मेरी कर देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा, आप इनसे बाय करें। बाद में करके तो फिर कोई नहीं, आपके बच्चे ने भी यही काम करना है। तो बाद में फिर घर आके मुझे फिर बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ अपनी Family को नहीं मिसेस के लेके? साथ। फैमिली मेरी कोयटा में होती है, तो फ़ोन पे रब्ता रहता है। साल में एक दफ़ा चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती है, तो साथ में एक दफ़ा मिलने चले जाता हूँ उनसे। अच्छा अच्छा, स्किन के लिए मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्या हमारे पास ऑर्गेनिक मेकअप के लिए आने वाले वक्तों में कुछ है चांसेस? जी, पाकिस्तान में देखिए, ऑर्गेनिक जो मेकअप्स है उसकी एक छोटी सी मार्केट तो मैं देख रहा हूँ, नज़र आ रही है, बिल्ड हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक मेकअप्स दूसरे जो मेकअप्स होते हैं उनसे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक कंसीलर अगर आपको 1000 रुपये का मिल रहा है, सेम वो कंसीलर ऑर्गेनिक में शायद 6-7 हज़ार का होगा, यानी कि 6-7 टाइम्स, यानी 600-700% महंगा। तो शायद लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, इसलिए पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। और बाहर भी बड़े लिमिटेड जो कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके कुछ स्टेट्स में मैं देख रहा था कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मेकअप था, तो ये बहुत महंगे होने की वजह से लॉन्च नहीं हो रहा। लेकिन जैसे इसमें मज़ीद रिसर्च होगी, जैसे इसकी जो प्राइसेस और नीचे आएंगे, तो होपफुली पाकिस्तान में भी आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट तो देखें जी, हम तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ब्रांड को फैला चुके हैं। अब मेरा है कि हम यूरोप की तरफ जाएं, तो बाहर यूके में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अमेज़ोन पे तो हम पहले से ही लॉन्च है। अमेज़ोन, आपको जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेज़ोन पे तो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब हमारा है कि हम प्रॉपर अपनी एक आउटलेट बनाएं यूके में या जर्मनी में या यूएस, ये 3 कंट्रीज़, या फिर कनाडा चौथे हमारे उसमें टारगेट में है। 4 कंट्रीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई एक कंट्री में हम पहला अपना आउटलेट बनाएं, ताकि बाहर भी इसकी एक शुरू की जाए। जिस तरह आज चिल्तन पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, मैं चाह रहा हूँ कि अगले 10 सालों में ये दुनिया का ऑर्गेनिक में नंबर 1 ब्रांड हो, तो तभी मैं अपने आप को जो एक सक्सेसफुल बंदा कह सकूँगा। आप अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन जब ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनेगा, तब फिर मैं समझूंगा कि वाकई मैं जो सक्सेसफुल रहा हूँ। सही। सुनने वालों को एक मोटिवेशनल सा पैगाम दे दें, ताकि वो लोग जो नशा करने लग जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है तो मरने मराने तक आ जाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम दे दें। जी, देखें, जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो नए बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल फेज में, उनके लिए मुझे एक ही है कि देखें, एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो बिज़नेस में भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने स्टार्ट किया, पहला साल पूरा हमारा लॉस में था। तो यानी कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करें ना, तो अपने अंदर नुकसान का हौसला भी पैदा रखें। आप कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, तो उसका हौसला पैदा करें। जब आपके अंदर उस नुकसान को उठाने का हौसला होगा, तो अगर रियल में अल्लाह ना करे नुकसान हो भी जाए ना, तो आप उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। तो बिज़नेस का तो स्ट्रैटेजी यही होती है कि जब ये चलता है तो पहले आपको लॉस होता है, फिर आप ब्रेक इवन पे जाते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट में जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लोगों में सब्र कम है, तो लोग कहते हैं अगर मैंने आज काम शुरू किया तो मुझे आज ही पैसे आने शुरू हो जाएँ, आज ही मेरा ब्रांड जो है नंबर 1 बन जाए। तो थोड़ा सा अगर हम, जो मैंने चीज़ देखा, सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। अगर थोड़ा हम अपने अंदर सब्र पैदा कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो है आपको काम में बरकत देगा, उसमें आपकी सब्र का फल मीठा सब्र का फल बिल्कुल कहते हैं मीठा होता है, और वाकई में मीठा होता है। ये मैंने अपना खुद ज़ाती मेरा एक तजर्बा है। और दूसरे चीज़ ये है कि कभी भी किसी दूसरे बंदे को कॉपी ना करें। अब मैं अगर ऑर्गेनिक का बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे इसका पैशन है। अगर मलिक रियाज प्रॉपर्टी में उन्होंने एक टाइकून, एक बड़ा नाम है, तो उनको उसका पैशन है। आप मलिक रियाज को देख के या किसी दूसरे बंदे को देख के वो सेम ना, आप कहें जी वो कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा, भाई वो अगर कमा रहे तो उसका शौक भी है।
आपका शौक हो सकता है पैसा शौक कमाना हो, build in करें। हाँ अपना जो पैशन है उसको फाइंड करें। यानी कि आप देखें अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप आर्ट में जाएं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई डिजाइनिंग में है, या अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्लोथिंग का करना चाह रहे हैं, शूज़ का करना चाह रहे हैं, तो आपको उसका पैशन होना चाहिए। अगर आपको उसका पैशन होगा तो वो काम आपको थकाएगा नहीं। मंजिल और सम्मत का तयन बेहतर करना बिल्कुल। चाहिए। तो मुझे अक्सर लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि जी आप जो है 16-16, 17 18 घंटे आप काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, क्योंकि मेरा शौक है। अगर ये मेरा पैशन ना होता तो मैं 6 बजे घर भाग जाता। तो मैं क्योंकि रात लेट नाइट तक बैठा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इतने देर कैसे काम कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे शौक है इसका, मेरा तो दिल कर रहा है कि ये जो मतलब जो अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके वो दिमाग में चल रहा होता है, ख्वाब में भी आपका बिजनेस चल रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। होता है। जब देखें जो आपका फिर पैशन बंदा हो, कहता है मैं पता नहीं कितना इन्वॉल्व हो गया हाँ ऐसे होना भी चाहिए। जो आपका पैशन होता है वो आपको ख्वाबें भी उसी चीज़ की आती है। आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुझे रात को ख्वाबों में आते हैं कि यार ये चीज़ इसको ऐसे होना चाहिए था। सुबह उठ के आके ऑफिस आके फिर अपनी टीम से डिस्कस कर रहा हूँ कि यार क्या आपने कभी इसको ऐसे करके देखा है। तो कुछ चीज़ों के रियल में मतलब मुझे ख्वाब आते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स हों तो Creativity उसके की मार्केट inventions करके कैसे आने चाहिए। तो मैं जहाँ भी बैठा होता हूँ, किसी इवन की मीटिंग में बोला तो भी वो मेरे माइंड में मेरा काम ही घूम रहा होता पॉइंट है। लिख लेते हैं वो और लिख फिर लेता हूँ, मेरे पास डायरी हमेशा होती है, मैं उस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे लिख लेता हूँ। या जो कंसर्न पर्सन मेरी टीम में होता है मैं उसको मैसेज कर देता हूँ कि यार इस पे आप काम करें, फिर इस पे मुझे अपडेट करें। और टीम आपको बहुत अच्छी बिल्ड करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि क्या टीम लोग की सारी अरोमा थेरेपिस्ट है। नहीं, टीम देखें मुख्तलिफ है, अकाउंट्स के अलग हैं, सेल्स के अलग हैं, HR के अलग हैं, प्रोडक्शन के अलग हैं। तो हर टीम के अंदर जो मैं देखता हूँ जिसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो बंदे हैं उसे हम आगे कर देते हैं, जैसे मैनेजर सुपरवाइजर लगा देते हैं, बाकी लोगों को उसके अंडर सुपरविजन में कर देते हैं। तो उसमें भी होता है कि टीम बिल्ड में भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। वो कोशिश करें कि अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप है तो आप मार्केट से एक्सपर्ट बंदा ना उठाएं, आप किसी एक आम अच्छे लॉयल बंदे को उठा लें और उसको ट्रेन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी में अगर कोई 100 बंदे काम करें ना, ये 100 के 100 फ्रेश लोग हैं। यानी कि ये किसी कंपनी में इन्होंने कभी काम नहीं किया था। इनको मैंने फ्रेश ग्रेजुएट्स को उठाया था और इनको मैंने ट्रेन किया। और ये मेरी कंपनी के हिसाब से भी अब ट्रेन हुए हैं और ये मेरी कंपनी में फिट हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार कोई भी काम करना, कहते हैं जी बंदे नहीं मिल रहे, बंदे नहीं मिल रहे। तो भाई आप एक नया फ्रेश ग्रेजुएट किसी यूनिवर्सिटी से उठा लें, उसको फिर आप ट्रेन करें। तो मैंने अगर 4-5 साल लगे तो मैंने 4-5 साल लोगों को ट्रेन किया। तो शायद ही मेरी कंपनी में कोई एक आध बंदा होगा जिसका पहले कोई जॉब एक्सपीरियंस होगा। सब के सब फ्रेश हैं, सब ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी से, उनको मैंने उठाया, उनको मैंने ट्रेन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि किस तरह बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, किस तरह खुशबू से इलाज मुमकिन है, किस तरह से हम स्किन की केयर कर सकते हैं, हेयर्स का मसले जितने भी हम हल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर है, हमारी शुगर लेवल, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का हल क्या है, खुशबू से इलाज मुमकिन है। अगर आप लोग भी चाहते तो क्या है, आप लोग करवाएं, अपना इलाज करवाएं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज़ हैं, सोने में मसले हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, शुगर के मसले हैं, बोन पेन का इशू है। तो तमाम के तमाम लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैल्टन प्योर से रब्ता करें, अपने तमाम के तमाम मसाइल का हल ढूंढें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरह के मज़ीद अच्छे और इन मोटिवेशनल स्पीकर के साथ हम दोबारा रब्ता करेंगे इसी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।